हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। तो ये हमारी फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 4 है और उसमें भी हम कीमोथेरेपी पढ़ेंगे, जिसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं। एक है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एसटीडी, और दूसरा चैप्टर है हमारा कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेसी या फिर कैंसर। तो इसमें हमारे बेसिकली दो चैप्टर है, तो दोनों हमको कवर करने हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है, तो जो यूटीआई और एसटीडी का जो चैप्टर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड एसटीडीज का, तो ये मैं आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है यूटीआई वाला, तो जाके उसे चेक कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें दो चैप्टर है बेसिकली। तो पहला चैप्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, क्योंकि दोनों में सेम ही है। उसमें भी ये वाला चैप्टर है, और फार्माकोलॉजी में तो अपना ये है ही। तो आपको जाके वही वीडियो देख लेना है। उसमें अगर स्ट्रक्चर वगैरह दिए हैं तो वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हैं। अगर फार्माकोलॉजी के हिसाब से आपको पढ़ना है तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के वीडियो में जाइए, उसे देखिए। उसमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा उसके जो मेडिसिन यूज करते हैं उसके जो क्लासिफिकेशन रहते हैं वो आपको पढ़ने हैं, और उसके अलावा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है ड्रग्स का, वो आपको पढ़ना है। आपको स्ट्रक्चर, सार, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। तो जाके आप वो वाली वीडियो देखिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। तो कैंसर में कौन कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री से पढ़ लेना, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके उसे चेक कर लेना। तो अब देखते हैं कीमोथेरेपी और मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी क्या होता है और कैंसर, ये दोनों सेम ही है, बस इसे मैलिग्नेंसी के नाम से भी जानते हैं और कैंसर के नाम से तो इसे जानते ही हैं। तो दो वर्ड होते हैं, दोनों को आपको याद रखना है। तो बेसिकली मैलिग्नेंसी का मीन्स होता है कैंसर। तो ये चीज़ हमें पता ही है, मैलिग्नेंसी मीन्स कैंसर। और जो कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, एक सेल ग्रोथ होती है। जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट है, डेली बहुत सारी सेल्स होती हैं जो डेड होती हैं। डेली हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ जो नई सेल्स हैं वो बनती हैं, और डेली हमारी मिलियंस ऑफ सेल्स जो है डेड होती हैं। लेकिन ये क्या एक नॉर्मल सी एक कंडीशन होती है कि सेल बन रही हैं, दोबारा से उनकी डेथ हो रही है, फिर से नहीं बन रही है, दोबारा से डेथ हो रही है। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि बॉडी में किसी पार्ट पे, जैसे ये हमारा गला है, तो यहाँ पे क्या है, सेल की जो ग्रोथ होती है वो होती रहती है, धीरे धीरे सेल डेड होती रहती हैं और फिर से नई सेल्स बन जाती हैं। इस तरह से नॉर्मल जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो जो सेल ग्रोथ हो रही है ना, तो सेल क्या है, डेड नहीं होती है। सेल क्या है, बढ़ती चली जाती है। जो ग्रोथ होती है वो क्या है, बढ़ती चली जाती है। जैसे एक सेल बन गई और बन गई और बन गई और बन गई और बन गई। तो यहाँ पे क्या है, सेल जो डेथ है, सेल डेथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल जो ग्रोथ है सेल्स की वो होने लगती है। और ये जो सेल की जो ग्रोथ है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और एक क्या है, एक बम टाइप का, यानी एक तरह से बोल सकते हैं, एक इस तरह से जो फूला हुआ जो एक पोर्शन बन जाता है। तो ये क्या है, सेल का यानी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होती है, जो क्या है धीरे धीरे जो है बाहर की साइड दिखने लगती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इसी को हम कैंसर बोलते हैं। यानी कैंसर का बेसिक सा मीन्स है कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है, तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ यानी वो नॉर्मल सेल ग्रोथ नहीं है, वो एबनॉर्मल है, यानी सेल ग्रोथ हो रही है लेकिन क्या है, वो अनकंट्रोलेबल है। तो उसे कंट्रोल नहीं, वो बॉडी क्या उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सेल क्या बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नॉन एज कैंसर, है ना। और इसमें एक पोटेंशियल होता है कि ये क्या है, अदर बॉडी पार्ट्स तक भी फैल सकता है। जैसे अगर आपके गले में कैंसर है, तो वहाँ से जो है ये धीरे धीरे इसकी जो कैंसर सेल्स हैं वो आपकी इंटेस्टाइन तक पहुँच सकती हैं। तो इंटेस्टाइन में भी कैंसर कोज कर सकती हैं, है ना। और भी बॉडी पार्ट्स में जो है जाके वो अलग अलग जगह पे जाके जो सेल्स हैं वो जो है डिजीज कोज कर सकती हैं, यानी कैंसर कोज कर सकती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। और ये क्या है, जो कैंसर है वो धीरे धीरे क्या है पूरी बॉडी में फैल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी। तो ये उसका पोटेंशियल होता है। तो ये हमारा कैंसर का जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, बेसिक सा डिस्क्रिप्शन है, वो हमने पढ़ लिया। तो आपको डेफिनेशन वगैरह याद कर लेनी है। बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स के, क्या क्या है इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कैंसर सेल्स की। तो एक तो ये अनकंट्रोल्ड होती है कि बॉडी इन्हें खुद से कंट्रोल नहीं कर पाती है, ये ऑटोमेटिक जो है होने लगती हैं, यानी इन्हें ऑटोनोमस बोलते हैं। खुद से ही जो है मल्टीप्लिकेट होती रहती है, और क्या है डेड नहीं होती हैं और फैलती रहती है लगातार। तो एक तो क्या है, बॉडी से कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो अनकंट्रोल्ड होती है। बात करें दूसरी, तो डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो जिस जगह पे कैंसर होता है वहाँ, यानी जिस पार्ट पे हुआ है, तो उस पार्ट का जो फंक्शन रहता है वो क्या है, ख़त्म हो सकता है ना। और जो दूसरा होता है, और सॉरी जो तीसरा होता है वो होता है इन्वेजिवनेस। इन्वेजिवनेस का मतलब होता है पोटेंशियल टू स्प्रेड। तो कैंसर सेल्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती रहती है, और कैंसर क्या है, फैलता रहता है। अगर अगर जो है गले पे हुआ है, तो गले पे क्या है, वो धीरे धीरे फैलता रहेगा, और पूरा जो गला है वो आपका
इसकी जद में आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ की हम बात करें तो मेटास्टेटिस। तो मेटास्टेटिस क्या होता है कि ये जो है एक जगह पे, जैसे सपोज एक जगह पे कैंसर हो गया और इसके नियर बाई कोई दूसरा बॉडी ऑर्गन है, या फिर लंग है, या फिर हार्ट है, ठीक है, और कोई किडनी है, या फिर कुछ भी इसके नियर बाई में कोई ऐसा ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या है, इस जगह से होके ये दूसरी जगह पे भी जो है आपके पहुंच जाएगा। यानी आपके गले पे हुआ है तो गले से जो है जैसे लंग्स तक भी वो पहुंच सकता है, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कॉज हो सकता है। तो इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये हो गए इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की, किस किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर का, तो सबसे पहला रहता है हमारा कीमोथेरेपी, जिसमें क्या है ड्रग्स वगैरह का यूज किया जाता है और बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरा रहता है हमारा वो रहता है सर्जिकल रिसेक्शन, ठीक है। तो सर्जिकल रिसेक्शन में क्या है, जिस पार्ट पे कैंसर हो जाता है उस पार्ट को जो है काट दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है ताकि कैंसर सेल्स और ग्रो ना कर पाए। थर्ड रहता है वो रेडियोथेरेपी रहता है। तो रेडियोथेरेपी में लेजर वगैरह का यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। और फिर रहता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या है, बेसिकली इम्यून सिस्टम को जो एक्टिव किया जाता है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो क्या है कैंसर सेल से लड़ सके। तो इस तरह से जो 3-4 तरीक़ों से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर का। तो इसमें बेसिकली हम कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे और बाकी ये जो तीन तरीके हैं तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें केवल कीमोथेरेपी के बारे में ही पढ़ना है कि कीमोथेरेपी से किस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो काफ़ी कम पूछा जाता है। बेसिकली फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा जाता है कि किस तरह से वो काम करते हैं, क्या क्या उनके क्लासिफिकेशंस रहते हैं, कितने टाइप के रहते हैं। तो सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ी जाती हैं। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। तो यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए, कीमोथेरेपी के लिए काफ़ी सारे ड्रग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें 3-4 टाइप के तो रहते हैं। जैसे एक तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और एल्काइलेटिंग एजेंट्स में ये काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, उसके अंदर ये काफ़ी सारे छोटे छोटे ड्रग्स आते हैं। फिर हमारे रहते हैं नाइट्रोसोरस, ठीक है, और उसके बाद एल्काइल सल्फोनेट्स रहते हैं, इथाइलिमीन्स रहती हैं, ट्राइजिन्स रहती हैं, और फिर हमारे मिथाइल हाइड्राजाइन रहते हैं, और उसके बाद प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये भी हमारे ड्रग्स की एक क्लास है। तो इसमें क्या है, दो ड्रग्स आ जाते हैं, सिप्लाटिन और कार्बोप्लेटिन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो क्या कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए। और जो सेकंड रहते हैं वो हमारे रहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में फोलेट एंटागोनिस्ट रहते हैं, प्यूरिन एंटागोनिस्ट रहते हैं, और पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट रहते हैं। तो बेसिकली इसमें भी सब कुछ इसके ड्रग्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे मिथोट्रैक्सोइड, ठीक है, और एसफ्लोरोसिल और साइटारोबाइड, ठीक है। तो ये इसके 2-3 ड्रग्स रहते हैं जो एंटीबोलाइट्स मेटाबोलाइट्स में आपको पढ़ने रहते हैं। थर्ड आता है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमारे 2-3 तरह से रहते हैं, यानी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचर से जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो नेचर में क्या क्या होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं प्लांट प्रोडक्ट। तो प्लांट प्रोडक्ट में प्लांट से जो कुछ ड्रग्स बनाए जाते हैं जो कैंसर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो रहते हैं हमारे विंका एल्कानोइड्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें विनक्रिस्टिन और विनमिलास्टिन, तो ये आपने पिछले सेमेस्टर्स में भी इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो है यूज किए जाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। सेकंड रहते हैं लैक्टोन्स, ठीक है, और थर्ड रहते हैं हमारे एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कैम्प्टोथेसिन्स, ठीक है। तो इसके कुछ सब ड्रग्स रहते हैं। तो ये क्या है, प्लांट से बनाए जाते हैं, यानी ये इनके बॉटनिकल नेम्स हैं, और इनसे जो है ये निकाले जाते हैं ड्रग्स वगैरह, इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में हमारी 2 आ जाती हैं, डॉक्सोरियोबिसिन और बिलेयोमाइसिन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे एंजाइम्स आ जाते हैं जिसमें एल एस्पाराजिनेस, ठीक है। तो ये हमारे 2 मेडिसिन जो है यूज की जाती है, एंटीबायोटिक्स की जाती हैं, एंजाइम्स किए जाते हैं, है ना, और ये उनकी मेडिसिन हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं और हार्मोन एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। तो जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक है, और फिर आ जाते हैं हमारे एस्ट्रोजन, फिर आ जाते हैं हमारे एंटी एस्ट्रोजन, फिर आ जाते हैं हमारे एंड्रोजेंस एंड एंटी एंड्रोजेंस, है ना, और फिर आ जाते हैं हमारे प्रोगेस्टिन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हार्मोन्स और एंटी हार्मोन्स जो है एंटागोनिस्ट होते हैं। तो इनको जो है यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और सबसे जो लास्ट आते हैं वो हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाते हैं। तो इसमें भी हमारे एप्सिजेमाब, ठीक है, और फिर आ जाता हमारा एलिमेटुजेमाब, फिर आ जाता हमारा बेसिलिक्सीमाब, है ना, और फिर आ जाता हमारा वेलिमोबाब, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो काफ़ी यूज किए जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे ड्रग्स हो गए। अब मेन प्रॉब्लम आपकी ये रहती है कि ड्रग्स को याद कैसे किया जाए, क्योंकि
क्लासिफिकेशन जो है इस तरह से याद नहीं होते हैं, आप कितने भी लर्न कर लो, क्योंकि हर चैप्टर में काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस हैं। तो बेसिकली आप कैसे याद करोगे, तो इनके बारे में मैं आपको ट्रिक्स धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए एक बार ये चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हर चैप्टर के जो जितने भी ड्रग्स वगैरह रहते हैं उन सबको याद करने की मैं कुछ ट्रिक्स बनाऊंगा, जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। हो सका तो आपके लिए वो यूजफुल हो जाएंगी, अदरवाइज आपको जो अपने तरीके से कहानियाँ बना बना के उसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तक ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ड्रग्स के नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं कि पढ़ना ही नहीं आता है तो याद कैसे होंगे वो। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें जो कवर कर दूंगा, उनकी जो ट्रिक्स वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। तो एग्जाम से पहले पहले ये सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ और ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो कैंसर सेल्स किस तरह से तो जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से जो है काम करते हैं, है ना। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हो आप इसे अच्छे से देख लेना, है ना, और इसे जो है आपको बना बना के 1-2-3 बार और चेक कर लेना है। इस डायग्राम को आपको 2 तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले आपको सेल साइकिल बनानी है नॉर्मल, ठीक है। और फिर ये जो आपको अलग हिस्सा दिख रहा है ये वाला, तो ये जो है एक सेल के अंदर का एक फेज है, ठीक है। तो आपको इसे अलग से बना लेना है, यानी ये सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है ये उसका एक बड़ा सा वर्जन है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ये कोई एक ही डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सेल साइकिल पहले आपको लर्न कर लेनी है अच्छे तरीके से, किस तरह से जो है सेल ग्रोथ होती है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है सेल में। तो आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है। तो अभी ये डायग्राम आपको थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसका जो एक सिंपल सा वर्जन मैं अभी रेडी कर रहा हूँ, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और इसे मेंशन कर दूँगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे ये बेसिकली मैंने अपने हिसाब से जो बनाया है, क्योंकि मैंने इसे धीरे धीरे करके बनाया था जिससे मेरी प्रैक्टिस हो गई, है ना। और इससे जो अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं आपको अलग से जो है एक सिंपल डायग्राम जो है सिंपली मैं आपको एक बना के और उसे आपको अच्छे से समझा दूंगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब तक आप चाहो तो इस डायग्राम की जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, और वैसे नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा, तो इसे जो आप देख लेना शायद आपके समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो बेसिकली ये एक सेल साइकिल होती है, तो किस तरह से सेल जो है मल्टीप्लिकेट होती है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ से सेल होती है, फिर वो G1 फेज में जाती है, फिर S फेज में जाती है, फिर G2 फेज में जाती है ना। और फिर से जो है G2 फेज के बाद ये M फेज में जाती है ना। फिर से ये साइकिल चलती है इस तरह से। जो G2 फेज के बाद जो आता है फिर ये प्रो फेज आता है, फिर मेटा फेज आता है, फिर एना फेज आता है, फिर टेलो फेज आता है। यहाँ पे क्या सेल क्या 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी अलग अलग उसका जेनेटिक मटेरियल बन जाता है अलग अलग। तो इस तरह से डिवीजन के बाद ये 2 सेल बन जाती है, ठीक है। और फिर से ये साइकिल जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस तरह से जो सेल साइकिल चलती है। लेकिन ये जो सेल ग्रोथ है यानी सेल जो मल्टीप्लाई हो रही है, इसी में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जिससे क्या कैंसर सेल डेवलप होने लगती हैं। तो इनके लिए क्या है अलग अलग ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में ये क्या है एच बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये क्या है इनको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, यानी सेल अरेस्ट हो जाता है, जिसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं, है ना। जो दूसरा रहता है हमारा जो एंटी ट्यूमर जो एंटीबायोटिक्स रहती हैं वो क्या करती हैं, जो टोपोआइसोमरेज जो 2 रहता है उसको इनहिबिट कर देती हैं, है ना। यहाँ पे एक कॉइल होती है, इसको क्या है जो कॉइलिंग को जो है रोक देती है। तो इस तरह से ये काम करता है ना। तो आपको इस चीज़ों को याद रखना है, और बेसिकली इसे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें तो एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है, जो सेल अनबाइंडिंग कर देते हैं। जो डीएनए स्ट्रैंड रहते हैं, जो डीएनए के जो स्ट्रैंड रहते हैं जो आपने देखे होंगे, ये कुछ इस तरह से जो है रहते हैं आपके। तो इनकी जो बाइंडिंग होती है उसको जो है रोक देते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। तो इस तरह से ये जो है सेल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, यानी कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इस तरह से जो है इसे इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो होता है। तो इसे मैं आपको सिंपल वे में आपको समझा दूंगा जब नोट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल आप ये वाला डायग्राम देख लेना, और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें भी आप पढ़ लेना। और बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स तो मैंने आपको इसमें बता ही दी है, लेकिन उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा। और सबके अलग अलग तरीके रहते हैं याद करने के, तो वैसे मैं अपना तरीका बताऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप उसे फॉलो करना, अदरवाइज आप जो अपने तरीके से याद कर लेना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।